बात करेंगे कुछ आला अदलिया जजेस के हवाले से, किस तरह से उनको मशकूक और धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस को मजीद 6 खतूत मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जो जज हैं उनकी अगर बात की जाए, जस्टिस अली बाकिर नशफी, उनको भी एक खत मौसूल हुआ है, जबकि हुकाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ हैं उनको लिखे गए खत भी मौसूल हुए हैं। इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह के पाउडर भरे खतूत मिले हैं और हुकाम अभी तक ये मालूम नहीं कर सकेगा आखिर ये माजरा है क्या, कौन ये खतूत भेज रहा है और इसकी वजह क्या है, क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी मामले पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदालती उमूर पर का वसी तजुर्बा रखते हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो अभी तकरीबन कितने जजेस हैं जिनको मिल चुका है, ये 25 अराउंड जो न्यूज़ में हमें मिल रहा है कि 25 के अराउंड जजेस हैं। तकरीबन तमाम जज साहिबान ही हो गए हैं। अब तो पहले 5 जज साहिबान को मिला था, कल फिर 5 को मिला, 10 और 5 रह गए हैं। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहिबान हैं और लाहौर हाई कोर्ट के हैं। तो जाहिर है कि वो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जनाब वो ट्रेस आउट करते करते पिंडी में पहुंचे हैं वो, और पिंडी के जो लेटर बॉक्स है वो इस्तेमाल हुए, लेकिन वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज थे वो ख़राब थे, और लेकिन कुछ शवाहिद मिले हैं और उन सफूफ जो था उसके अंदर उसका उन्होंने फोरेंसिक करवाया है, जिसमें 10% आर्सेनिक जो है वो उसके अंदर उसके मौजूदगी पाई गई है। तो अब जो नेक्स्ट फेज़ है जिसकी तरफ तहकीकाती इदारे चल रहे हैं कि ये आर्सेनिक जो है वो कहाँ पे फ़रोख्त होता है, किसके पास होता है। तो क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो लाइसेंस के बगैर फ़रोख्त नहीं होता है, तो फिर किसको फ़रोख्त किया गया तो उसमें पता लगेगा। क्योंकि जो आर्सेनिक के हवाले से जी सर, वैसे आर्सेनिक के हवाले से कहा जाता है बाल डाई करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है, इसकी कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली 10% भी हमें खतूत में मिली है। तो मतलब इसको हासिल करना वाकई मुश्किल है, लाइसेंस के बगैर वाकई नहीं मिल सकता है, या आम तौर पर ये मिल सकता है कहीं से भी? देखिए, जिस तादाद में खतूत गए उनमें अगर मिक्सअप किया जाए, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है कि वो 10 से 12% तक उसमें वो सफूफ के अंदर पाया गया क्वांटिटी, जो कि उससे हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी 70% हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और इंसान की एट द स्पॉट ही उसको मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब यही देखना है कि इतनी बड़ी तादाद में जितने खतूत हैं तकरीबन, उसमें अगर ये आर्सेनिक कितनी ज़्यादा तादाद में किसी ने ख़रीदा है तो ये देखने वाली बात होगी अब तहकीकाती इदारे किस तरफ जाते हैं। अच्छा सर, अभी तक तहकीकात आपके मुताबिक, आपके ज़राए के मुताबिक कहाँ तक पहुँच सकी है? मैंने ये कुछ मालूम हो सका है? जी, मैंने आपको यही बताया ना कि ये एक तो फोरेंसिक हो गया है, दूसरा ये कि कहाँ से पोस्ट हुए थे, और तीसरा ये है कि ये लाइन है कि जो केमिकल उसमें पाया गया है उस केमिकल के हवाले से कौन कौन डीलर्स हैं उसको जो है वो नैरो डाउन की जा रही हैं चीज़ें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये हम अगर अपनी पुलिस को देखें बड़ी अच्छी है, अगर ये किसी आम आदमी को पकड़ने के लिए हो तो ये उस वक्त वहाँ तक पहुँचती है, तहकीकाती इदारे कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जाहिर है कि एक टेस्ट केस तो है, क्वेश्चनेबल है, और फिर पुलिस के लिए टेस्ट केस है। लेकिन ये बड़ा, क्योंकि ये आगे चल के जो है एक बहुत बड़ी हैरेसमेंट क्रिएट हो सकती है मुल्क के अंदर। अभी तो चंद लोगों को जा रहे हैं, चंद जजेस को खतूत जा रहे हैं, और उसके बाद किस किस को आगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और ये टेररिज्म का ये कौन सा एक जो है तरीकाकार जो है वो एक नया तरीका जो है वो अपना जाए। सर, ऐसे पे अगर देखा जाए लाहौर हाई कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो ये पंजाब और इस्लामाबाद सेंट्रिक ही फिलहाल एक चीज़ नज़र आ रही है। तो आप कह रही हैं कि पेशावर हाई कोर्ट को क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, वैसे ऑब्वियसली कुछ इसके पीछे रीजंस भी तो हो सकती है ना कि 25 के 25 इन्हीं तीनों को सिर्फ अभी तक मिले। लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं अगर आप कनेक्ट करते चले जाएं तो? क्या मैं क्या कनेक्ट करूं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हजारों मुकदमात हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों मुकदमात हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हजारों मुकदमात हैं। अब ऐसे कौन से हैं? टेररिज्म के भी, दूसरे भी, तीसरे भी। लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे करेंगे कि कौन इसके पीछे है? तो ये एक जिम्मेदारी वाला काम है। जब तक कि रियासती इदारे या तफ्तीशकार इदारे, ये उनकी अहलियत भी है कि देखें ना कि कोई एक ऐसा वाकया हुआ है, अगर मजाक भी किसी ने किया है तो उसको ट्रेस आउट किया जाए, क्योंकि एक बहुत संजीदा हरकत है।
इस हरकत के पीछे फिर बहुत बड़ी टेररिज्म हो सकती है। 10 to 12% जिस तरह आप मजाक की भी बात करें, वैसे भी तो जाहिर है वो किसी को मारने की उससे तो नहीं है, सिर्फ डराने धमकाने की हद तक है। हाँ। क्या पैगाम देने की कोशिश की जाएगी इससे? आप क्या पूरी सिचुएशन को, इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह की गुमनाम खतूत लिख के और उसमें धमकी देने का मतलब क्या होता है कि दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आगे कुछ नहीं है। उन खतूत की जो तहरीर है उसको पढ़ा जाए तो वो हर एक आम आदमी का यही मसला है जो निज़ाम इंसाफ के साथ है कि किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है और हर बंदे की अपना एक शिकायत है। जिस तरह का भी हमारा सिस्टम ऑफ जो जुडिशरी का है उसके अंदर लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जुडिशरी का सिस्टम जो है वो ऐसे तो उस हवाले से जो है मुख्तलिफ रैंकिंग्स आती हैं, तो एक वो एक पहलू भी हो सकता है। तंग आदमी है, ऐसी फिल्में भी बन चुकी हुई हैं और लोग ज़्यादातर फिल्म से जो है वो इंस्पायर्ड भी होते हैं और फिर इस किस्म की हरकत भी कर जाते हैं कि वो एक आम शहरी जो सिटीजन है वो फिर किस तरह से इदारों बढ़िया वैसे लॉजिकल बात की कि लोगों को अक्सर तरीके पता नहीं होते कि क्या किया जाए और वो उनको तरीके नजर आ जाते हैं ऐसी फिल्म से भी। हाँ, तो वो फिर देखते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इसके, जब तक कि आप उस तक पहुंचेंगे नहीं है। प्रिजम्पशन पे मफरूजे के ऊपर तो बहुत कुछ गढ़ा जा सकता है। एक किसी भी सियासी जमात की तरफ इशारा कर दें, किसी भी आप इंटेलिजेंस इदारे की तरफ आप इशारा कर दें, मतलब ये किसी सियासी जमात का काम भी हो सकता है, किसी एक आम आदमी का काम भी हो सकता है, किसी जो कहते हैं उसको ग्रोह या एक नेटवर्क का काम भी हो सकता है। तो लेकिन यही तो टेस्ट केस है पुलिस का कि वो कहाँ तक पहुँचती है। तो आपको लगता है पहुँच सकेगी? मुझे नहीं लगता। तो ये वो वाला मामला तो नहीं है कि एक चीज को ओवरशैडो करने के लिए दूसरी चीज सामने आ रही है? अच्छा, ये ओवरशैडो हो जाएगा तो फिर कोई तीसरी चीज आ जाएगी। हमारे यहाँ तो वैसे तो वेव्स हैं, वैसे ये हमारा मीडिया के अंदर भी होता है कि अगर एक बड़ी खबर है उस खबर को किल करने के लिए, अच्छा अमूमी तौर पे जो हम जलसे जुलूस देखा करते थे ना, उसमें आपने देखा होगा जब जर्नलिस्ट कवर वगैरह कर रहे हो और हाइप क्रिएट हुई भी हो, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अचानक से जर्नलिस्टों के ऊपर पुलिस वाले हमला शुरू कर देते, डंडे मारने शुरू कर देते। तो वो एक डाइवर्जन होती है कि वो मीडिया की तरफ सारी डाइवर्जन ले आएंगे, एक्चुअल इशू से जो है वो तवज्जो हटा दी जाती है और फिर इस तरफ। लेकिन फिर भी देखिए ना, मैं क्या करूँ, अब एक जेल के अंदर हमारे सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से अभी हाल ही में क्या कहा गया, जहर और फिर उन्हीं के हवाले से भी कहा जा रहा है उन्हें खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें मतलब देखिए इस तरह के इल्जाम आते रहते हैं। तो अब क्या किसको किस तरफ देखा जाए, अब किस चीज को आप किधर कनेक्ट करेंगे? सही बात है। तो ये अब तो उनके डॉक्टर ने, मालिश ने कह दिया कि जनाब हमें तो कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन फिर भी लेकिन उसको रूल आउट तो करना चाहिए ना बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर। उसी तरह से जैसे ये जो खतूत का मामला है इसको भी पूरी तरह रूल आउट करना चाहिए। ये एक छोटी सी धमकी जो है ना, ये बहुत बड़ा फसाना क्रिएट कर सकती है। जाहिर है, और अब जजेस तक ना भी पहुंचे ये चीज, स्टाफ वहां पर मौजूद है, ऑब्वियसली वो जब ओपन कर रहा है तो हर एक की जान उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कोई भी शख्स है, कितने भी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, उसकी जान इक्वल है। सबकी जिम्मेदारी जो है, आप देखें ना, एक ऐसा जमाना जबकि आज व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर देखें ना, व्हाट्सएप के ऊपर भी तो धमकी दी जा सकती थी। लेकिन अब ये एक, आज आपने कब लास्ट टाइम कब पोस्ट किया था? मैंने तो, मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि अब वो खतूत का तो उसका जमाना ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अब तो आप मतलब अगर कुछ भी भेजना होता है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया हमारे पास। हाँ, अब तो कार्ड प्रिंट नहीं करते लोग, शादी के कार्ड प्रिंट नहीं करते हैं, वो एक व्हाट्सएप पे ई कार्ड बनाते हैं और फिर उसके बाद वो करते हैं। तो कम्युनिकेशन का ये तरीका क्या है? तो ये ही तरीका क्यों इख्तियार किया गया, जो कि एक ओल्ड पुराना पोस्टल बैलेट सर्विस जो है उसको इस्तेमाल करना सरकारी। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पहले कभी इस तरह की कोई माजी में कोई ऐसे वाकयात हुए हैं कि इस तरह से खतूत भेजे गए हों, उसमें इसी तरह जहरीली कोई चीज़ हुई हो, या ये मिलते जुलते वाकयात जिनका कोई? जहरीली चीज़ का तो मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि जज साहबान को जो है वो ऐसे हज़ारों की तादाद में कई मरतबा खतूत जो हैं वो आते हैं और उन खतूत के अंदर जो है वो धमकी भरे ख़त भी होते हैं। जैसे जवाद ख्वाजा, उन्होंने तो बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठ के जो बता दिया था कि ये देखें
میرے پاس جو ہے یہ مجھے دھمکی امیز خط آیا اور یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا. تو وہی ہے کہ بھئی جوڈیشری کے اوپر دباؤ تو ہر طرح سے ہوتا ہے. جب وہ فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ دباؤ کس قسم کا ہے, اسی کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ابھی ہماری سپریم کورٹ بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے الزامات کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک معاملہ جاتے ہیں. معاملہ کہاں تک جاتا ہے. اس سے پہلے جو واقعہ تھا, جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ اوور شیڈو چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ 6 ججز نے جس طرح سے انہوں نے خط لکھا کہ مداخلت سے متعلق اور بہت ساری ظاہر باتیں اس کے اندر بھی لکھی گئی ہیں. اب وہ انویسٹیگیشن اس کی جو ہے وہ 29 اپریل کے بعد رکھ دی گئی ہے. اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گے معاملہ جدھر بھی جائے گا, اٹ نیڈز این انکوائری. میں تو اس کو دیکھتا ہوں 3 طرح کے ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خطوط ہیں, خط ہے, اس کے اندر جو الزامات ہیں اور جو اگر اس کو آپ ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے آتے ہیں. جی. ایک تو جو ہے آپ کچھ بھی کر لیجئے, آپ کو جوڈیشری کی طرف سے ایک جو ہے وہ لکھنا پڑے گا, کوئی ججمنٹ لکھنی پڑے گی. لیکن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا فورم ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا فورم ہے؟ اچھا, تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلے جو ہے حکومت کا بنایا گیا کمیشن آف انکوائری ایکٹ, اس کے اوپر جو ہے ان کے جو سربراہ تھے, نامزد تھے جیلانی صاحب, انہوں نے انکار کر دیا. اب کس وجہ سے کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. تو معاملہ پروب کیے بغیر آپ کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ تحقیقات کیے بغیر آپ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی خط لکھ سکتا ہے, کوئی بھی خط لکھ کے کسی پہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے. تو اب اگر الزام لگے گا تو پھر اس کے بعد تحقیقات ہوں گی, تو کیسے ہوں گی؟ وہ تو نہیں مانا گیا ہے. تو پھر شاید میرے خیال میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل جو ہے وہ ایک کمیشن تشکیل دے دیا جو اس معاملے کی پروب کرے. بالکل. تو اس کے بعد ہی پھر جب یہ معاملہ پوری طرح سے سامنے آئے گا تو پھر سپریم کورٹ ان فیکٹس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ دے سکے گی. ادروائز تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے تو 1001 فیصلے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ موجود ہے جس کے اندر اسی قسم کے ایشوز تھے. اس میں انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے قانون سازی کا بھی کہا گیا تھا, تو یہ جس کے پرائم منسٹر نے یقین دہانی بھی کروائی. اور اسی طرح سے جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنے اپنے سفیر میں, اپنے اپنے دائرہ کار میں اگر کام کرتے رہیں گے تو ملک آگے چلے گا. اگر ہم اوور لیپ کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ آج تک ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے, کوئی اپنا کام نہیں کر رہا. کبھی ہم سپریم کورٹ ڈیم بنانے لگتی ہے, کبھی آبادی کنٹرول کرنے لگتی ہے, کبھی جو ہے وہ کچھ کرتی ہے, اپنا کام نہیں کرتی ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی اور کا کام کر رہی ہوتی ہے, یا ایگزیکٹو کا کام بھی جو ہے کوئی اور. بہت ساری فیلڈ ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کو اپنا کام کریں تاکہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکے. عبد القیوم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے.